स्वागत है आप सबका। और बाजार मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 18,000 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी 42,000 के जादुई आंकड़े को छूकर आया है। आज का हाई में आप एक बार आपके सामने रख दूं, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि 17,972 ये है वो लेवल जो आपको दिखेगा निफ्टी का हाई आज, और 42,015 बैंक निफ्टी के हाई के तौर पर आपको नजर आएगा। आइए बढ़ते आगे, और एक और स्पेस है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, और उस पर जरा मैं एक बार राय भी लूंगा हमारे एक्सपर्ट से। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं, एचपीबीपी आईओसी, और यहां पर इनके लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। इसके दम पर यह सपोर्ट इन्हें दिया जाएगा। एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी को आपको याद होगा पिछले पूरे साल भर कच्चे तेल के दाम काफी ऊंचे रहे, और ऐसे में इन कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और ये सब्सिडी का इंतजार करते रहे। लेकिन इस बार जो आया है वो 30,000 करोड़ का सपोर्ट आया है। वैसे इनकी मांग 50,000 करोड़ की थी। अंदाजा यह था कि शायद 20,000 करोड़ तक का अमाउंट आएगा, लेकिन 30,000 करोड़ तक का अमाउंट थोड़ा सा बेहतर आता हुआ दिखा है। ये एक बड़ा सपोर्ट, बड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। एक बार जल्दी से सेठी साहब से राय ली जाए इस पर। सेठी साहब बताएं सर, एचपीबीपी आईओसी। नहीं अनिल जी, ये जो खबर है इसके ऊपर बहुत कोई बड़ा मूवमेंट जैसा तो नहीं लगता आना चाहिए, बिकॉज एक्सपेक्टेशन थोड़े ज़्यादा रिलीफ की थी तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम आया, बट स्टेबल रहेंगे और बाकी क्रूड की गिरावट के साथ चलेंगे। तो जिन्होंने लिया हुआ उनको होल्ड करने की सलाह है करंट लेवल्स पे। बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आशु मदान साहब से लेनी है हमें उनकी बजट की टॉप पिक्स भी इस बजट को देखने के बाद, और साथ ही मार्केट पर व्यू भी बताएं सर। अनिल जी देखिए, बजट बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन जो नेक्स्ट बाइंग हम करनी चाहिए ना, वो 18,000 क्रॉस करने पे चाहिए। ये सब का जो मुझे लगता था, जो हमने कल स्प्रेड भी दिया था कि 17,700 की एक लेके 18,000 की दो बेचनी है, वो यही था कि मार्केट में अच्छा कुछ आएगा तो 18,000 तक जा सकता है। 18,000 के क्लोज आ गए अनिल जी। अब ये एक थोड़ा सा ऐसा कंजेशन एरिया है कि इतनी आसानी से, जितना मर्जी अच्छा बजट हो, इतनी आसानी से क्रॉस नहीं करेगा। सो नेक्स्ट लेन है वो 18,000 की बात करनी है। जो टॉप पिक्स है अनिल जी, एलएनटी, डीएलएफ, एसबीआई मैंने मॉर्निंग में ही बोला था। डीएलएफ इस महीने की हमारी पिक चल रही है जिसमें हमने स्प्रेड्स दिए हैं, और एलएनटी में एक और अच्छा बाय निकल के आया अनिल जी। जो तीनों लार्ज कैप्स हैं, डीएलएफ, एलएनटी, एसबीआई, ये तीन पसंदीदा स्टॉक्स हैं। लेकिन अगर डिप में लेंगे तो अनिल जी बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, तो डिप में करें खरीदारी। एलएनटी लेना है, डीएलएफ लेना है, और तीसरा क्या बताया सर? तीसरा कौन सा? एसबीआई। ओके चलिए, एसबीआई हमारी कल की पिक कमाल करती हुई दिख रही है। आज सारे टारगेट हासिल होते हुए दिख रहे हैं मेरे ख्याल से 580 तक के, और उसके बाद 600 के जो टारगेट थे, एसबीआई उस तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। आइए पिक्स बाकी सुमित जी की भी। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, 3 स्टॉक जो देने हैं, तो मुझे एक स्टॉक, वैसे बैंकिंग में बहुत सारे स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर एक स्टॉक देना है तो एक्सिस बैंक, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में करेक्शन आया है, डबल बॉटम से बाउंस बैक है, तो एक्सिस बैंक पहला स्टॉक रहेगा। ऑटो सेक्टर के अंदर अशोक लीलैंड मुझे अच्छा लग रहा है, आज ब्रेकआउट आ गया है, यहाँ से एक बढ़िया मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए। और सीमेंट सेक्टर मुझे मजबूत लगता है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि मैंने 1-2 दिन पहले बाई भी दिया था, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक बढ़िया मूव 10 से 15% का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिलेगा। एक्सिस बैंक, अशोक लीलैंड, अल्ट्राटेक सीमेंट। ओके, तो 3 ये स्टॉक है जो पसंद है सुमित जी को भी। बंसल जी बताएं सर, आपकी टॉप पिक्स। जी मेरी टॉपिक्स हैं, पहला है अपोलो टायर, दूसरा है आइशर मोटर और तीसरा है आईटीसी। तीनों मुझे लगता है अच्छे से कमाल करेंगे, तो ओवरवेट उन तीनों पे हो, अपोलो टायर, आइशर मोटर्स एंड आईटीसी। ओके कुणाल जी आप भी बताएं सर, आपकी टॉप 3 पिक्स। देखिए दीपांशु, एक कॉमन है मेरा और बंसल जी का, वो है आईटीसी। दूसरी खरीदारी की राय है जिंदल स्टील पर, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट और मार्केट आउट परफॉर्मेंस लगातार हम देख रहे हैं। और तीसरा है एम&एम फाइनेंस, जिसमें भी अभी ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये 3 पिक्स हैं, आईटीसी, जिंदल स्टील और एम&एम फाइनेंस। ओके जय, आपकी टॉप 3 पिक्स कौन सी हैं? श्योर, दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए एसबीआई, जो आशु जी ने भी कहा, मेरी भी वो पिक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें अच्छी आपको तेजी देखने मिल सकती है। सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि बजाज फिनांस में एक अच्छी आपको शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखने मिल सकती है, तो बजाज फिनांस भी मेरा एक पिक रहेगा। तो एसबीआई, बजाज फिनांस ये फिनेंशियल्स में रहेंगे। और टीवीएस मोटर्स, ऑटो सेक्टर में से टीवीएस मोटर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा करेक्शन वहाँ पे ऑलरेडी देखने मिला, और वहाँ पे आपको एक अच्छा मूव यहाँ से आते हुए देखने मिल सकता है टू व्हीलर स्पेस में से। सो 2 फिनेंशियल्स में से रहेंगे, एक ऑटो में से रहेगा। ओके हिमांशु जी आप भी बताएं सर, आपकी टॉप 3 पिक्स कौन सी हैं? बिल्कुल दीप, तो क्योंकि इंफ्रा से जुड़े स्टॉक्स मुझे पसंद हैं, तो पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा एनसीसी का, नागार्जुना कंस्ट्रक्शंस। 93 के आसपास के लेवल्स हैं। अब मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक डबलर हो सकता है करंट लेवल से। पहला स्टॉक ये रहेगा पोजिशनल बेसिस पर। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है एक्शन कंस्ट्रक्शंस का, यानी कि एस। यहाँ पर भी मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक भी एक अपनी बहुत स्ट्रांग बुल रन में है, जो कि आज के बजट के बाद
ये तेजी को एक्सटेंड करता हुआ नजर आएगा, हर गिरावट पे खरीदारी करें। और तीसरा जो इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक भी था, इंडियन होटल्स, ये एक बहुत शानदार स्टॉक है और नंबर्स के बाद कंफर्म करता हुआ नजर आया अपने अप ट्रेंड को। हर गिरावट पे खरीदारी करें और ये स्टॉक भी 400 रुपए के ऊपर टारगेट्स दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, वागे साहब आपकी भी टॉप 3 पिक्स बताएं सर। दीपांशु, M&M फाइनेंस नंबर 1, नंबर 2 इंडियन होटल्स और नंबर 3 टाटा मोटर्स। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ टॉप पिक्स जो इस समय आपको रखनी है नजर। फाइनेंशियल्स सबके रेडार पर आ रहे हैं, फ्रंट एंड सेंटर इस समय 1200 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी भी है। आई थिंक मंत्री साहब कुछ पॉइंट पे ऐड कर रहे थे। जी सर। देखिए, एक अरुण ने बता रहा था कि रेमिटेंस, आउटसाइड रेमिटेंस पे सर्टेन कंडीशन में 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होने वाला है ना। उसका इम्प्लीकेशन क्या आपको बता दूं, पिछले 10 सालों में 16 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप दी है एंड अप्रोक्सीमेटली $300 बिलियन ऑफ मनी हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया थ्रू दीज पीपल। देयर इज अप्रोक्सीमेट नंबर $300 बिलियन। तो गवर्नमेंट ने इसको प्लग करने की कोशिश की है कि आप एजुकेशन के लिए जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप अपना सारा धन संपत्ति हिंदुस्तान में आपने पैदा किया है, अर्न किया है, और उसके बाद अभी आप एनआरआई स्टेटस लेके बाहर जाना चाहते हो, अपना पैसा बाहर ट्रांसफर करना चाहते हो, जाइए, लेकिन आप कुछ दे के जाइए। एंड इट इज ऑन द एंटायर कलेक्शन, इट इज नॉट ऑन इनकम। आप पूरा रेमिटेंस भेज रहे हो, उस पर टीसीएस लग सकता है 20% तक। ओवरसीज टूर पैकेज 20%, 5% था। एनी अदर केस, ओमनीबस, एनी अदर केस 5% था, 20% हो गया। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा स्टेप है। नहीं, और कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। कोई पहले 7 लाख की थ्रेशोल्ड थी, बहुत बड़ा इफेक्ट। अभी अगर आपने 1 लाख भी भेजा तो भी 20,000 और मैंने अजय भाई इसके ऊपर ट्वीट किया था 2 महीने पहले कि इतना बड़ा पैसा भारत से बाहर जा रहा, सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए। तो मेरे को काफी लोगों ने ट्रोल किया कि ये क्या तमाशा है, अपनी कमाई भेज रहे हैं। देखिए, एक आपको ट्रोल इसलिए किया कि उन्होंने आपका सरनेम देखा होगा कि मंत्री कुछ भी करा तो ट्रोल करो, और आपकी बात सुनकर सरकार ने फैसला इसलिए लिया कि आपका सरनेम देखा मंत्री है, तो बोले कि मंत्री जी बोल रहे तो सोच समझ कर बोल रहे हैं, तो आपके सरनेम की वजह से ही आप ट्रोल हुए, आपके सरनेम की वजह से ये प्रोविजन भी है। बट अनिल जी है तो नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव की बात देखो, वित्त मंत्री जी ने बोला देखो भारत देखो आप बाहर क्यों देखो, बाहर क्यों देखो, अंदर देखो, भारत देखो, अंदर देखो। मैं बता रहा हूँ, मुझे अभी हमारे एक कॉर्पोरेट हैं जो टूरिज्म सेक्टर के, उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हमें फील हो रहा है कि हमारा सेक्टर अनाथ नहीं है। अरे आपको बताओ, इंडियन आईपीएल टीम के लिए होटल बुकिंग नहीं मिल रही है। सोचिए, इतना वेडिंग सीजन का बुकिंग है। हमारे घर पे रख सकते हैं चाहे। चलिए आइए, और बाजार के कुछ और जाने माने दिग्गज और एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। लेकिन हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज आती है जी, वरिंदर ने कुछ ढूंढा है, बताएं सर। डिफेंस का जो एक्सपेक्टेशन थी कि 6 लाख करोड़ का आउटले आएगा, उसके सामने 5,93,000 को 5,93,000 करोड़ दी है, तो 5,000 करोड़ उसमें भी कम आया। जैसे हमने डिफेंस में बोला, रेलवे में बोला, उस तरीके से डिफेंस में भी जो आउटले मार्केट ने सोच रहे थे उसे कम ही आया, विच इज डिसअपॉइंटिंग। अगर कैपिटल बजट की सिर्फ बात करते हैं सर, वो 1,62,000 करोड़ आया, विच इज अ ग्रोथ ऑफ ओनली 6-7%, जो पिछले साल 15 से 20% था। इसमें वरिंदर 2 बातें हैं। एक, प्री इलेक्शन बजट हर वक्त डिफेंस कम होता है। हमें ये लग रहा था चाइना के कारण इस बारी बढ़ सकता है, बट आप कभी भी देखिए प्री इलेक्शन बजट में डिफेंस में इतना नहीं आता। दूसरा, डिफेंस ने सिर्फ 48% कैपेक्स यूज किया अभी तक। 10 महीने हो गए साल के, और सिर्फ 48% यूज किया, तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा, उतना यूज नहीं कर पा रहे जितना के बजट जरूरत नहीं है। तो इस साल फिर बचा लिया और वो आपको कैपेक्स में और दे दिया, सड़कें बनाइए। वो सही है सर, बट आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज़ सम ऑफ द कंपनीज, उनका वैल्यूएशन वो 10-10 का 20-20 टाइम हो चुका है, तो अभी वो उतना नहीं आ रहा, तो शायद गिरेंगे, बट एक दो इंपॉर्टेंट फैक्टर अनिल जी, केवाईसी रिस्क बेस्ड होने वाली है गोइंग फॉरवर्ड। एक तो प्लेन केवाईसी होगी, रिस्क बेस्ड केवाईसी होगी कि आप किस तरह का इन्वेस्ट कर रहे हो, आप करोड़ रुपया डाल रहे हो, 5 करोड़ रुपया डाल रहे हो, तो स्टेगर्ड केवाईसी की जाएगी। खाली एक आपने एक पैन नंबर दे दिया, उससे काम होने वाला नहीं है। तो केवाईसी नॉर्म चेंज होने वाले हैं। दूसरा, जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कितना बड़ा आइटम अपने को रियलाइज नहीं हो रहा है, इट इज एक्चुअली 3.5% ऑफ जीडीपी, which is actually many OECD countries can't keep it continuous basis. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे हिसाब से। ठीक बात है। आइए राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं, एक बार जरा इंश्योरेंस स्टॉक्स पर उनसे राय ली जाए, क्योंकि
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयरों में बड़ी तेज गिरावट देखने को मिल रही है। टॉप लूजर है HDFC लाइफ 7% के नुकसान के साथ, SBI लाइफ 6% नीचे, मैक्स फाइनेंशियल 5.5% नीचे और ICICI प्रू 5% नीचे। तो ये चारों ही लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक टॉप लूजर है इस वक्त बाजार में। राहुल जी बताएं सर, प्रोविजंस के बाद क्या कुछ खराबी है? अनिल जी, मैं एक्चुअली ये इसका जिक्र करने ही वाला था और आपने पूछ लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आप तीन स्टॉक्स पूछ रहे थे। आई थिंक जब अच्छी कंपनियां आपको अच्छे दामों पे मिलती हैं, आपको ले लेना चाहिए। आपको याद होगा जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑल्सो व्हेन इट मूव फ्रॉम द कंपनी टू द शेयर होल्डर, there was a negative pushback, but I think what the government is trying to do with insurance policies in India in insurance penetration, ये सारे कंपनीज जो हैं वो आपको 20 से 25% का VNB मार्जिन देते हैं। इनमें से ऑलमोस्ट 18 से 16 to 18% रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू है। I would just be a blind buyer in all of these. There was एक ट्रिगर चाहिए था इन स्टॉक्स को गिरने के लिए। Please understand, Anil ji, this is not on all policies. This is only on policies for premium above 5 lakhs. So there is a bit of a quid pro quo. आपने, there are not too many people in India who will be paying that kind of premium any which ways. तो आपने एक तरफ से कहीं से एक टैक्स रिलीफ दे दिया सरचार्ज पे और कहीं पे आपने निकाल दिया क्योंकि आपको पता है उन्हीं के पास इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादा होंगी। So I think net it's nothing too much to worry about. I think the people who it affects will easily absorb this, but I think the franchises are fantastic. आपको याद होगा अनिल जी, कुछ 18 महीने पहले जब HDFC लाइफ का जो संचय प्लान आया था, क्या धुआंधार सक्सेस हुई थी उस पॉलिसी की। सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज 4 आर फैंटास्टिक फ्रेंचाइजेस। कभी कभी एक करेक्शन की ज़रूरत होती है। मैं एक और उदाहरण दे सकता हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का, जिसके रिजल्ट 2-3 दिन पहले आए थे। कमाल की कंपनी है, स्टॉक 30-40% गिर चुका है। इट इज़ एट टाइम्स लाइक दीज अनिल जी, अगर आप इन स्टॉक्स को इन मौकों पे नहीं खरीदेंगे, देन यू हैव नो राइट टू से दैट आई लॉस्ट मनी इनटू द मार्केट। यू हैव टू लुक एट दीज गुड क्वालिटी कंपनीज एट सर्टेन टर्निंग पॉइंट्स, एंड आज आपको इंश्योरेंस कंपनीज में टर्निंग पॉइंट मिल रहा है। लोग वैल्यूएशंस की बात करते थे। आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज हैव गॉन थ्रू अ टाइम वाइज करेक्शन। आप HDFC लाइफ इंश्योरेंस का देख लीजिए, एक टाइम 4.5 times प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू था। देयर इज बीन अ ह्यूज टाइम वाइज करेक्शन। सो नो क्वेश्चन इन माई माइंड, डोंट बाय ऑल 4 ऑब्वियसली, लेकिन दिस इज डेफिनेटली अ सेक्टर टू बी इन एंड यू कैन टेक योर पिक। ऑल ऑफ देयर फाइनेंशियल्स आर गिव और टेक इन द सेम रीजन। तो इस तेज गिरावट के मौके में ही आपके लिए बेहतरीन शेयर खरीदने का मौका है। इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर वो आपको मौका अभी भी दे रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देंगे। और वैसे भी 18,500 18,700 के टारगेट तो राहुल जी ने रखे हैं, तो वो भी आपके लिए रहेंगे। आइए एक बार बसंत माहेश्वरी साहब से भी समझा जाए, क्योंकि सर कुछ सेक्टर्स तो बेहद मजबूत है, लेकिन कुछ सेक्टर्स थोड़े ठंडे भी होते दिखे। जैसे अभी इंश्योरेंस की हम बात कर रहे थे, डिफेंस से जुड़ी कंपनियां, रेलवे से जुड़ी कंपनियां, क्या किसी तरह की पोर्टफोलियो में सेक्टरल चर्निंग का वक्त है? इस बजट को देखने के बाद कुछ बदलना चाहिए? अनिल जी, बाजार को क्या है ना, बाजार को चाहिए स्टेबिलिटी। आज अगर मैं पोजीशन ले भी लूं, मैं खरीद भी लूं, मुझे पता है शाम को पता नहीं फेड क्या कर देगा। तो मुझे लगता है बजट का पूरा रिएक्शन, अगर बजट नेगेटिव होता तो नेगेटिव रिएक्शन तो मार्केट 5 मिनट में देता है, लेकिन पॉजिटिव में ना आदमी 10 बार सोचता है कि भी मैं क्या करूं नहीं करूं, रात को देख ही लेते हैं, कल सुबह करते हैं। तो मेरा ये अंदेशा है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, लेकिन ट्रेंड पकड़ेगा। कल हमको अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, उसके बाद ही, दिल्ली से तो मिल गई है सिग्नल, बट अमेरिका से अगर ग्रीन सिग्नल मिलेगा उसके बाद ही कोई बड़ी मजबूती या कोई बड़ा मूवमेंट आएगा। ये मेरा सोचना है। शायद इसीलिए ये कंजम्पशन के भी स्टॉक्स जो थोड़े थोड़े ऊपर गए थे, कुछ कुछ ऊपर से छोड़ के नीचे आ रहे हैं। आप कमाल है एकदम, मतलब एकदम ऐसे, मतलब लोगों के मन की बात पढ़ते हैं, अंतर्यामी है एक्चुअली। वो एकदम सही कहा कि बेचने का टाइम है दर 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 फटाफट बेचो, है ना, और लेने का टाइम है तो 4 बार सोचना है, लूं ना लूं, और लेने के लिए अभी लूं, फेड की मीटिंग दे, ये फैक्ट एकदम बहुत सही बोले। और देखिए, जब ऊपर चढ़ते सीढ़ियों से जाते हैं, नीचे आते लिफ्ट से आते हैं। नहीं सर, सीधा फेंकते ही ऊपर फेंक देते हैं। लिफ्ट में तो थोड़ा टाइम लगता है। बग्गा साहब, खिड़की से या तो जंप मार लो या कोई फेंक देगा। जी मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। वीरेंद्र बोलने वाला था, वो MLD लिंक डिबेंचर है ना, जो अभी इफेक्टिवली इक्विटी जैसा टैक्सेशन हो रहा था, इट वाज अ आर्बिट्राज, पीपल वर यूजिंग इट, उसको प्लग कर लिया गया है। इसका मतलब क्या, जो MLD आप डिबेंचर लेते थे, आपने अभी खरीद लिया, आपको बेचा गया था कि इसका टैक्सेशन इक्विटी जैसा होने वाला है, आपने तो ले लिया है, लेकिन अभी उसका टैक्सेशन नॉर्मल डेट जैसा होने वाला है। तो यानी कि टैक्स बढ़ गया, क्योंकि डेट पे टैक्स ज्यादा है और लंबे समय के लिए। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया था HNIs ने जी, और काफी वेल्थ काउंटर ने इस प्रोडक्ट को क्लाइंट को बेचा था। वेल्थ का सर 30% बुक MLDs का है।
अच्छा, तो जो भी उनके लिए नेगेटिव हुआ जो है। भी वेल्थ काउंटर ने IFM एमएलडी वेल्थ के लिए। बेचा है, आई थिंक इट इज अ टाइम देयर कस्टमर नीड टू क्वेश्चन देम कि एक टैक्स का बता के बेच तो दिया प्रोडक्ट, अभी प्रोडक्ट तो 2 साल 3 साल 5 साल का, अभी क्या करेंगे देखते हैं। ये पूरा टैक्सेबल हो तो जाएगा। सर आप तो बड़े बड़े फॉरेन बैंक्स को लीड कर चुके हैं, वहाँ पे प्राइवेट वेल्थ भी था, तो ये इस तरह के प्रोडक्ट बैंक वाले नहीं करते थे ना उनकी प्राइवेट वेल्थ वाली जो टीम होती है ना, नहीं, हाँ, वो अलग अलग प्रोडक्ट बैंक वाला प्राइवेट वेल्थ नहीं करता जी भाई, बैंक वाला नहीं करता ना। टैक्स से बहुत दूर रहते हैं, अच्छा। क्योंकि हमारे कस्टमर देखिए, मेरे टॉप 100 में से 100 रिचेस्ट इंडियंस में से 27 का मैं मैनेज कर रहा था पोर्टफोलियो। तो उस लेवल पे अनिल जी वो टैक्स वैक्स, यू नो, यू कांट टेक अ कंडीशनैलिटी, बट ये वेल्थ प्रोडक्ट जरूर है, काफी एनबीएफसी बेस्ड वेल्थ मैनेजर्स ने बेचे हुए हैं, उसमें प्रॉब्लम आई। नहीं, ये अजय भाई की बात सही है, कोई भी रेप्यूटेड बैंक या पर्टिकुलरली बैंक ने ये प्रोडक्ट नहीं बेचे हैं, ये प्रोडक्ट बेचे हैं वेल्थ आउटफिट्स ने, बैंक वाला नहीं करता ऐसा काम। ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो चलिए ये बदलाव होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। आइए एक और चीज पर जो मैं राय लेना चाहता हूँ सर, डेट इन्वेस्टर्स के लिए जो फिक्स इनकम में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में क्या अच्छा होगा? बहुत अच्छा, देखिए एक तो इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया आपका। हाँ, अभी आप देखिए 1 साल का बैंक का एफडी रेट 6% है, 6.5% है। उसी बैंक का सीडी 7.5 पौने 8 पे मिल रहा है आपको बाजार में, वो आपको डेट म्यूचुअल फंड के अंदर मिल रहा है। और डेट का मुझे लगता है एक दफे इंटरेस्ट का इंडिया में तो इफेक्टिवली हो गया, जो होना ऑलमोस्ट हो गया। तो यहां से अगर आपको 7% पैसा कंपाउंड करना 3 साल के लिए, इफेक्टिवली 6.5% टैक्स फ्री पैसा चाहिए आपको, विद सॉवरेन गारंटी, लाइक पीएसयू बॉन्ड फंड में डाल दिया आपने, या आपने जीसेक फंड में डाल दिया, तो आपको 6.5% के ऊपर इजीली टैक्स फ्री मिल जाएगा पैसा। और अगर लोअर टैक्स ब्रैकेट के अंदर है तो 7%, 7.5% के आसपास आपको कंपाउंड होके पैसा मिलेगा। तो मुझे लगता है डेट के लिए ये बहुत, मेरा सबसे बड़ी चिंता थी कि डेट के टैक्सेशन में कहीं और ट्वीकिंग नहीं हो जावे, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन में कोई ट्वीकिंग नहीं हुआ है, वो बहुत अच्छा न्यूज है। और जो एमएलडी बाजार खा रहा था इनका डेट म्यूचुअल फंड का, वो एक प्लग कर दिया सरकार ने। और दूसरा जो इंश्योरेंस पॉलिसी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे कि जीवन संचय की बात की गई थी, इट वाज ए प्रोडक्ट विच ए म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट पुट इन द इंश्योरेंस कंपनी एंड सोल्ड आउट एज अ फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट। अभी सबको सरकार ने प्लग कर दिया, आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो म्यूचुअल फंड इज अ फार बेटर अल्टरनेटिव। तो म्यूचुअल फंड के लिए ये अच्छा पॉजिटिव माना जाएगा, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड के लिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए भी जी। तो एक बार जरा मैं म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से राहुल जी से राय लेना चाहता हूँ कि क्या म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक्स, उनके लिए चूंकि इक्विटी तो अच्छी चली रही है, अब डेट के लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ है और प्लस डेट में पैसा लगाना अट्रैक्टिव होगा, कोई म्यूचुअल फंड स्टॉक आपको पसंद है सर? बिल्कुल अनिल जी, आपको याद होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जब प्रधानमंत्री ने ये अनाउंसमेंट किया था, उस वक्त जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की साइज थी वो करीबन 4.5-5 लाख करोड़ की थी, वो करीबन ऑलमोस्ट 9 से 10 गुना हो चुकी है। तो ऑब्वियसली एक AUM इम्पैक्ट, जो प्राइस इम्पैक्ट भी आता है इसमें, बट आई थिंक द फैक्ट दैट यू हैव कंसिस्टेंटली नाउ गॉट इनटू दैट 10 to 15,000 crores ऑफ मंथली SIPs, कुछ म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न ऑन इक्विटी 20% प्लस है एनर्जी। आई थिंक यू नो इट्स डेफिनेटली वर्थ लुकिंग एट। कुछ हैं जो अभी शायद लिस्ट भी होंगे। SBI म्यूचुअल फंड इज नॉट लिस्टेड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इज नॉट लिस्टेड। यू नो जहां तक हमारी कैलकुलेशन है, इनके ROEs 30% प्लस हैं। तो आपके पास फिलहाल 3-4 ऑप्शंस हैं, 2-3 और आएंगे। When you're looking at a basket, I'm extremely bullish because I think the financialization of savings has happened. जो 2016 से पहले हम रियल एस्टेट, गोल्ड वगैरह की बात करते थे, आज सब लोग यू नो इक्विटीज की बात कर रहे हैं। हमारे बिजनेस के लिए तो अच्छा ही अनिल जी, बिकॉज आवर क्लाइंट्स आर म्यूचुअल फंड्स, so whichever way the market moves, I'm happy because they have to invest that money in you know via intermediaries like us. But I would be a huge buyer into mutual fund stocks as well. On a lighter note, Anil ji, you know अजय साहब कह रहे थे कि एक ज़माना था कि टॉप 100 में से 27 के पैसे वो मैनेज कर रहे थे। आई थिंक वो 27 के मैनेज करते करते वो भी उस टॉप 100 में आ चुके थे। तो आई थिंक यू नो ऑन अ लाइट जिंदा रहे शेरा, जिंदा रहे। चलो आपको ब्लेसिंग्स भी मिल गई है बग्गा साहब।
लेकिन हम तो जाते हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सब हाईएस्ट टैक्स स्लैब में रहे। I would be happy to manage his money now if he wants that. और भगवान न करे कभी हमें जरूरत पड़े तो उधार जरूर देते रहे। वैसे बहुत ही बढ़िया। ये आपके लिए म्यूचुअल फंड के लिए ये कुछ एनालिसिस इंफॉर्मेशन दी दे रहे हैं। क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड की आप बात करें तो एज परसेंटेज ऑफ एयूएम सबसे ज्यादा आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का है। 42% एयूएम उनका डेट से आता है। एचडीएफसी एएमसी 32% डेट से आता है। निपॉन लाइफ का 26% आता है। यूटीआई एएमसी का छोटा पोर्शन है, सिर्फ 8% डेट से आता है। बट आदित्य बिरला एएमसी पर रखिए नजर, 42%। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, एबी सन लाइफ एएमसी, उसको वो भी लिस्ट हो चुका है, वो उसके लिए सबसे बढ़िया है। फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी एएमसी के लिए अच्छा है, और तीसरा निपॉन लाइफ के लिए, यूटीआई के लिए थोड़ा सा न्यूट्रल सा आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन आइए, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है, फाइन प्रिंट्स पढ़ी जा रही है। जब वरिंदर बंसल, टीपी ओसवाल सर और अरुण गिरी, हमारे तीनों ये एक्सपर्ट एक मत हो जाएंगे, सेम पेज पर आ जाएंगे, तब मैं आपसे राय लूंगा। आ चुके हैं, आना बाकी है? आ चुके हैं सर। ये तो आप तीनों में से आपका वो लीडर कौन है जो आपके बिहाफ पे बात करे? ओसवाल जी, सर बताएं क्या आया है अंडर द न्यू रेजिम। जी सर, जो अभी अमेंडमेंट किया खास, क्योंकि इतना अट्रैक्टिव नहीं था पुराना जी, तो इसको अट्रैक्टिव करने की कोशिश की गई है। लेकिन अट्रैक्टिव को कोशिश करते करते उन्होंने जो पहले एग्जाम्पशन मिलता था सेक्शन 80C में, वो हटा दिया। सो उसके कारण क्या होगा, अभी LIC का कंट्रीब्यूशन करेगा, PPF का कंट्रीब्यूशन कुछ करेगा, वो डिडक्शन कुछ मिलने वाला नहीं है न्यू टैक्स रेजिम में। तो वो एक मेजर नुकसान होगा। लेकिन आपने लिमिट बढ़ा दी है, अपने को इल्यूजरी लग रहा है कि हमारा लिमिट 5 से 7 हो गई, इसके लिए अच्छा हो गया, बट ये 1.5 लाख तो निकाल दिया ना। एनपीएस रहेगा कि नहीं रहेगा उसके अंदर? एनपीएस का एडिशनल 50,000 जो मिलता था एनपीएस में, सेक्शन 80C निकल गया, तो निकल गया वो तो उसके बाहर है, वो चेक करना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकली लॉजिकली एनपीएस भी नहीं रहेगा। 2 ही सेक्शन उसमें रखे हैं, वो इररिलेवेंट में पढ़ा। हेल्थ इंश्योरेंस वाला भी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस का भी नहीं। 80D रहेगा, 80D तो है ना, पड़ेगा 80D तो होना चाहिए। तो आप बोले 5 से 7 लाख जो बड़ा है, सब लोग सेम पेज पर आए नहीं है। नहीं, मुझे मैं वो समझ गया था सर। मेरे लिए तो ये हो रहा है कि 80C में आ गया। सेक्शन 80C है या नहीं है, उन्होंने नहीं रखा है। 80C नहीं है, खाली एनपीएस का, और हम चेक कर लेंगे। लेकिन हाँ, जहां पर 5 इकोनॉमिस्ट हो वहां पर 6 राय आती है, और जहां पर टैक्स एक्सपर्ट 3 हो, वहां कितनी भी एक ही है। अनिल भाई, वन लाइन की गवर्नमेंट को चाहिए कि लोग नए रेजिम में जाएं, वो पुश तो कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके लिए नंबर 1 सोल्यूशन है ना। 15 लाख के ऊपर 30% है, और उसके और तब तक से 20% है, तो दे आर ट्राइंग कि मिनिमल एग्जेम्पशन लोग उसी पे जाएं। करेक्ट। तो नहीं, आपको वो देखना पड़ेगा ओवरऑल टैक्स रेट आपका क्या आता है। यदि आप हायर रेट, नहीं, ओसवाल साहब, जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब में है उनको नए में जाने में फायदा है कि पुराने में? हमारे हिसाब से पुराने, अभी आज ये बजट का इम्प्लीकेशन उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन पुराने में तो डेफिनेटली पुराने रेजिम में ही फायदा था। अच्छा, पुराने में नए रेजिम में कोई फायदा नहीं था। ओके। और वैसे एक हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो सैलरीड क्लास लोग हैं वो हर साल अपने टैक्स रिजिम बदल सकते हैं। इस साल भी, इस साल, लेकिन बिजनेस वालों ने एक बार पसंद कर लिया तो बस वही। और इसलिए हम इस बार बजट से पहले हम वित्त मंत्री जी से अपील भी कर रहे थे, वित्त मंत्री जी ये तो बदलिए, दोनों को छूट दिए। सैलरी वालों का तो क्या है, सैलरी 10% ऊपर नीचे, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं हो रहा। स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज है कि अगर लोग बता क्यों नहीं रहे अब तक? हाँ, अगर लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज में, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर टैक्स एग्जेम्पशंस कम हो गए तो लोग पैसा कहाँ डालेंगे फिर? नहीं, फिक्स्ड इनकम अरुण, जब इतना हाई जब रेट आता है ना, फिक्स्ड इनकम में पैसा जाएगा, स्टॉक मार्केट रुकेगा। SIPs have become so popular in the last few years. SIPs तो ठीक है, that is just 4% नहीं, SIP इन्वेस्टमेंट नहीं है, SIP आदत है। ये आदत है, और जिसको एक बार ये अच्छी आदत लग गई, वो फिर बदलता नहीं है आमतौर पर। देखिए, जब फिक्स्ड इनकम में ज्यादा कंपैरिजन किया जाता है कि म्यूचुअल फंड का जो फ्लो आता है उसका कंपैरिजन किया जाता है, डेट से एक्चुअली कोई लेना देना है नहीं जी। पिछले 5 सालों में जो बैंक FD इतने नीचे रहा, तो टोटल म्यूचुअल फंड ने जितना पैसा कलेक्ट किया उसका 9 गुना बैंक FD ने कलेक्ट किया है। ओके। और पिछले कैनरा बैंक ने तो बोल दिया कि 3 सप्ताह के अंदर 1 लाख करोड़ इकट्ठा किया। HDFC बैंक बोल रहे हैं कि हमको क्वार्टरली डिपॉजिट टारगेट इज 1 लाख करोड़। म्यूचुअल फंड इज अ रिस्क असेट, तो वहां सबसे बड़ा अट्रैक्शन है व्हाट इज हैपनिंग ऑन द रियल एस्टेट।
और पिछले 5-7 सालों से रियल एस्टेट के अंदर बड़ा इंक्रीमेंटल पैसा इन्वेस्टर का नहीं गया, करेक्ट, एक्चुअल यूजर का गया। ठीक है। म्यूचुअल फंड के लिए हमने जब भी देखा, जब भी रियल एस्टेट के अंदर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट की बाइंग होती है ना, यहां से पैसा निकलता दैट मनी गेट कॉम्पिटिशन। ओके, तो रियल एस्टेट का भी आपको बता दूं एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आइए, रियल एस्टेट के जाने माने दिग्गज और हीरानंदानी ग्रुप के फाउंडर और एमडी निरंजन हीरानंदानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनसे बढ़िया वॉइस कौन सी हो सकती है बजट पर, रियल एस्टेट के बारे में पूरे बजट का विश्लेषण लेने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कैसा रहा है बजट, कुछ खास आया है? मुझे लगता है कि खास देखने को जाए तो नेगेटिव है, क्योंकि सबसे बड़ा जो री इन्वेस्टमेंट के कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में फायदा था, लोग क्या करते थे, जितने भी उनके मकान थे, जूने मकान थे, वो बेच के छोटे मकान 2-2, 3-3 मकान खरीदते थे और उनकी वैल्यू जो है, छोटी मकान भी हो लेकिन मलबार हिल में हो, कोई अच्छी एरिया में हो, तो उसका 10 करोड़ से ज्यादा कॉस्ट होता था। अभी 2 बच्चे हैं, उनको अलग घर करना है, तो वो बेच के फिर री इन्वेस्टमेंट करते थे। आज की तारीख में इनको जितना टैक्स भरना पड़ेगा, उनके बच्चों को घर ही नहीं मिलेगा। तो मेरे अंदाज से ये एक कष्ट की बात है कि ये बेनिफिट विड्रॉ किया गया है। तो मेरे अंदाज से इसको छोड़ के ओवरऑल कोई रियल एस्टेट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात जो होती है रिलेटिंग टू द ओल्ड स्कीम एंड द न्यू स्कीम, वो तो रहेगी। और धीरे धीरे से जितने भी बेनिफिट्स स्टैंडर्ड डिडक्शन के हैं इन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट अलाउंस फॉर होम लोन जो है, वो धीरे धीरे से मुझे लगता है वो विड्रॉ हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो रियल एस्टेट के ऊपर उस तरफ से नहीं बेनिफिट हुआ, लेकिन बेनिफिट कहाँ हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में किया है और 30% इंक्रीज किया है, वो ओवरऑल देखा जाए तो रियल एस्टेट के लिए बेहतरीन है। अगले साल में 2022 में देखें तो 15 से 20% ग्रोथ रियल एस्टेट के लिए इसलिए हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर शहर में बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में 300 किलोमीटर के मेट्रो बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, क्रॉस हार्बर ब्रिज बन रहा है, मेट्रो रोड और कोस्टल रोड बन रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी के कारण रियल एस्टेट की बेनिफिट तो रहेगी, लेकिन इंडिविजुअली जो बेनिफिट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाए। और जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन 2 लाख रुपया ब्याज के है अंडर द ओल्ड स्कीम, वो कैसे रहेगा वो हमें डिटेल पढ़ के ही पता पड़ेगा कि उसको विड्रॉ किया गया है। सर मैं इसी पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं। जो हमारे यहाँ टैक्स एक्सपर्ट्स का पैनल बैठा है वो ये कह रहे हैं कि नए रिजिम में एटीसी सेक्शन 80 हटाई दिया है। तो अब तक सेक्शन 80 में जो 1.5 लाख रुपए की टोटल लिमिट होती थी, उसमें अगर मेरे पास हाउसिंग लोन है और उस पर मैं प्रिंसिपल का कुछ पेमेंट कर रहा हूँ, रीपेमेंट कर रहा हूँ, तो उस पर छूट मिलती थी, अब वो बंद हो जाएगी। तो क्या ये एक बड़ा नेगेटिव होगा रियल एस्टेट के लिए? जरूर होगा, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो हर पैसे को कैलकुलेट करते हैं। ऐसे नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट उनके पास इतने पैसे छूट है कि ये कैलकुलेशन उनके ऊपर महत्व नहीं रहे। तो मेरे अंदाज से कुछ तो फर्क पड़ ही जाएगा। जो मिडिल क्लास को घर लेने की बात होती है तो वहां बहुत कठिनाई है। द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट किसी का भी होता है तो वो घर होता है। तो मेरे अंदाज से वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन विड्रॉ कर रहे हैं वो हाउसिंग में एक अलग ही प्रोविजन देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर होम लोन पर आई डोंट नो अगर सेक्शन 80 हटेगा तो जो इंटरेस्ट का रिपेमेंट किया जाता है जिसकी हम मांग कर रहे थे कि उसको तो बढ़ाना चाहिए, 2 लाख बहुत ही कम है, हट ही गया वो भी हटना ही है। अरुण, क्या ये मान के चले कि अगर सेक्शन 80 हट रहा है और अगर आपको प्रिंसिपल होम लोन पे प्रिंसिपल रिपेमेंट में जो छूट मिलती थी वो नहीं मिल रही, तो इंटरेस्ट वाली भी खत्म होगी या अभी वो रहेगी? नहीं, दोनों ही चले गए ना, दोनों ही जा रहे हैं ना, दोनों ही जा रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये इसीलिए हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से हमने जो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम का पुराना कैलकुलेशन देखा था, तो हाई टैक्स पेयर्स को ओल्ड स्कीम ही ज्यादा फायदेमंद थी। इंटरेस्ट आपको हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिल जाएगा। वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा, वो अलग एटीसी में नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन वहां मिल जाएगा, 24 में मिलेगा। वो तो अगर आपने लेट आउट की है तो अलग। आप सेल्फ नहीं, आपको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। एक एमएसएमई मैं उस पे आता हूँ। निरंजन सर, एक बार जरा मैं उनसे रियल एस्टेट सेक्टर का जायजा लूँ। मैंने कहा कि थोड़ा आपसे टैक्सेशन के बारे में पूछ लिया जाए कि रियल एस्टेट सेक्टर में क्या कुछ होता रहेगा। तो सर इस बार फॉर अ चेंज ऐसा लग रहा है कि या तो आपने बात बड़ी स्ट्रांगली रखी नहीं वित्त मंत्री के सामने, या वित्त मंत्री जी ने सोचा कि 2 साल से
बहुत बढ़िया चल रहा है सेक्टर, अभी आपको सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है नहीं। नहीं, सेक्टर की बात नहीं होती है। सेक्टर की बात होती है फॉर द पर्पसेस ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स, और टैक्सेशन की जो बात ये होती है वो इंडिविजुअल घर खरीदते हैं। आप देखिए 20% ज्यादा लोग घर खरीदे हैं, तो वो बेनिफिट जो देखा जाए तो वो महत्व की बात ज्यादा रहती है। जो प्राइस इंक्रीज के कारण जो बढ़ रहा है वो 10% तो जैसे 15-20% जो बढ़ोतरी हुई है ओवरऑल सेल्स में, वो ऑलमोस्ट 10 to 12% इन्फ्लेशन के कारण हुआ है। तो मेरे अंदाज से बेनिफिट सिर्फ 5% ज्यादा लोगों को है। और आज के तारीख में देखिए मुंबई जैसे शहर में 50% से ज्यादा लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। इसलिए घरों को आपको देना, रोटी कपड़ा मकान की आप जब बात करते हैं तो लोगों को छत देने की एक कमिटमेंट सरकार की रही है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें 79,000 करोड़ दिए, लेकिन वो मुंबई को बेनिफिट नहीं होता क्योंकि उसकी जो प्राइस लिमिट है 45 लाख रुपीस है, तो वो यहाँ कोई घर मिलता नहीं। तो मेरे अंदाज से कुछ सेक्टर रियल एस्टेट में छूट गए हैं और उनको तकलीफ होगी कि कैसे हम घर खरीदें, या मिडिल क्लास को जो कैलकुलेशन करके घर खरीदते हैं उनको भी दिक्कत होगी कि हम घर खरीदें या नहीं खरीदें। प्रॉब्लम ये नहीं होता कि छोटी घर हो, थोड़ा बड़ा हो, 1 बेडरूम हो, 2 बेडरूम नहीं हो, वो बात नहीं होती है, लेकिन घर को बेघर न हो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये एक समस्या मिडिल क्लास के ऊपर बहुत एक तकलीफ की बात रहती है। तो सर ये बताइए, फिर जो रियल एस्टेट में पिछले 2 सालों से मोमेंटम आया है अच्छा सेक्टर में भी, और लोगों का घर खरीदने का मन भी इसलिए होता है, एक तरफ से आपको घर मिल रहा है, सस्ते ब्याज पर मिल रहा है, ठीक है, और रेडी पोजीशन में मिल रहा है, और साथ ही आपको छूट भी मिल रही है इनकम टैक्स में, तो आप हिम्मत कर लेते हैं कि महंगे घर है फिर भी ले लें चलो। तो क्या वो मोमेंटम थोड़ा लगता है कि अब ढीला हो जाएगा, थोड़े लोग हाथ खींचेंगे, रुकेंगे? मिडिल क्लास के लोग जरूर हिचकिचाएंगे। जो हायर क्लास में थे, जहां हम प्रीमियर सेक्टर है, वहां तो बढ़ोतरी वैसे ही हो रही है, उनको ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। और ये देखा जाए 2022 के अंदर जो हायर इनकम हाउसेस है, जो बड़े प्राइसेस के घर है, उसमें बढ़ोतरी ज्यादा हुई है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 75 इयर्स में आप देखा जाए तो पहली बार अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की जो इंक्रीज हुई है वो कम हुई है, और जो हायर इनकम माना जो 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम है, परसेंटेज वाइज वो ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो मेरे अंदाज से अफोर्डेबल हाउसिंग का ऑफ कोर्स इट इज अ बिगर सेगमेंट इन टोटल सेल, लेकिन ये दिख रहा है कि दैट सेगमेंट इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज उन लोग को स्टैंडर्ड डिडक्शन या डिडक्शन में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उनके पास खुद के पास कैपिटल होता है या बोरोइंग कैपेसिटी होती है, रीपेमेंट कैपेसिटी होती है। लेकिन मिडिल क्लास को वो हिचकिचाएंगे क्योंकि उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत थी, और ये 2 लाख रुपया है, उनको बढ़ाने की भी जरूरत है आज की तारीख में। ओके, बिल्कुल। तो ये है आपके लिए पूरी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर पर सर का नजरिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और पूरी डिटेल में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बताने के लिए। थोड़ी निराशा दिख रही सर के चेहरे पर, राइटली सो, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर को इस बार बजट से कुछ मिला नहीं। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए, एमएसएमई ये वो सेक्टर है जिसके लिए कुछ बदलाव हुए हैं, और वो बदलाव अरुण आपको बता रहे हैं। अरुण, क्या बदलाव हुए हैं? जीएसटी पे, आई थिंक जीएसटी पे जिस तरह से कसा है गवर्नमेंट ने कि बिजनेसमैन के ऊपर, स्पेशली छोटे व्यापारियों पर, छोटे बिजनेसमैन पे बहुत बहुत प्रेशर आया है। तो जीएसटी में अभी अरेस्ट करना हो जो पावर्स ऑफिसर के पास है, उसके लिए मिनिमम 2 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए। पहले कितना था? 1 करोड़। अच्छा, तो उसका 2 करोड़ किया है। ओके। तो इम्पोर्टेंट 2 करोड़ से कम का डिफॉल्ट है तो अरेस्ट नहीं होगा ना, ये 2 करोड़ से कम। है। हाँ, और पहले 1 करोड़ तक का भी डिफॉल्ट, 1 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट होता था तो अरेस्ट कर सकते थे। अब 2 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट है जीएसटी में तो ही अरेस्ट होगा। तो थोड़ी रिलीफ है। जी सर। 122 अमेंडमेंट इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस किए गए। लास्ट 5 साल में मैंने देखा कि ये हाईएस्ट है। अच्छा, करीबन 80 से 100 अमेंडमेंट हुआ करते थे, लेकिन इस समय 122 है। बट सब्सटेंशियली प्रोसीजरियल है, जो
सब सेक्शन है, प्रोसिक्यूशन रिलेटेड वगैरह वगैरह है, रिटर्न फाइलिंग वगैरह। तो आप क्या पसंद करते हैं, ज्यादा अमेंडमेंट आए और आप लोग की एकदम अहमियत और पूछ बनी रहे बजट के डिपेंड दिन करता हो, है। यदि या मैं कम से टैक्स कम आए? पेयर के हिसाब से पूछना चाहोगे तो मैं नहीं करूँ, मैं चाहूंगा नहीं नहीं रहे। लेकिन एक टैक्स कंसल्टेंट के हिसाब से आप कहते हो बराबर है। बिल्कुल ठीक बात है। और इसीलिए तो हमारे साथ दो दिग्गज टैक्स कंसल्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन और हमारे देशी टैक्सेशन के जाने माने विशेषज्ञ टीपी ओसवाल साहब। बिल्ली का गेम है और मैंने विजय जी ने चूहे बिल्ली का गेम है कि आप जो भी अमेंडमेंट लाओ, ओसवाल जी ऐसे कंसल्टिंग और एडवाइजरी देंगे कि वापस डिपार्टमेंट को जाके वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए अमेंडमेंट्स होते ये हैं। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि आप आमतौर पर ओसवाल साहब से रोज मुलाकात नहीं करते, कम करते हैं, लेकिन ओसवाल साहब हमारे देश में इंटरनेशनल टैक्सेशन के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं और उनकी ढेर सारी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार सुनती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री सुनती है। और अरुण टैक्स सूत्र नाम के जो पूरा पोर्टल चलाते हैं जहां पर जबरदस्त टैक्स रिलेटेड सारे के सारे एक्शन वाली आपको पॉइंट मिलती है। और मंत्री साहब खुद सीए हैं, तो मतलब अच्छा खासा टैक्सेशन के ये जरूरी, क्योंकि बजट के दिन टैक्स की समझ रखना भी। आई थिंक वो जो स्टार्टिंग में वरिंदर पॉइंट मेक कर रहे थे ना, 12 दिन का सरकार ने प्लान बनाया बजट एक्सप्लेन करने के लिए। आई थिंक यही सारे प्रोविजंस हैं जो लोग एक्सप्लेनेशन जानना भी चाहेंगे उसमें, क्योंकि इतना कंफ्यूजन अगर हमें स्टूडियो में एक्सपर्ट्स के साथ हो रहा है, फिर आम जनता को कितना होगा। ठीक बात है। बट इंश्योरेंस पे बवाल होगा। नहीं, इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव है। एग्जैक्टली वो पूरा रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। अच्छा। जैसे पुरानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ली तो उसी में चलेगी। हाँ, वो वैसे ही नहीं तो समझो अच्छा तो उसको क्लेरिफाई करता हूँ। नहीं तो मैं अगर समझो एक मिनट नहीं, उसमें एक चीज और है। एक मिनट मेरा सवाल सुन ले, जवाब कोई भी दे सकता है। मैं पुरानी टैक्स रिजिम में हूँ, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं प्रीमियम बनता हूँ, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि नई टैक्स रिजिम में आपका एटीसी उड़ गया, पुरानी में तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट। लेकिन अगर मैं नई स्कीम में आ जाता हूँ, नई टैक्स रिजिम में आता हूँ, तो क्या मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी जो पुरानी ली हुई है उसका फायदा नई टैक्स रिजिम में मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, वो दो अलग अलग प्रोविजन। दो चीजें ध्यान में रखिए। एक तो आप प्रीमियम दे रहे हो, उसका डिडक्शन की बात कर रहे हो जी, एटीसी वाला जी, वो नहीं मिलेगा नए प्रोविजन, नए रिजिम में। हाँ। बट जब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, राइट, और आपको पैसा इंश्योरेंस से वापस मिलता है जी, वो सेक्शन 1010D में एग्जम्प्टेड था, टैक्सेबल नहीं, भले ही वो पॉलिसी आपकी इंडिया की हो या विदेश की हो, तो वो टैक्सेबल नहीं था। अब इन्होंने कर दिया है कि यदि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम आप 5 लाख रुपए से ज्यादा भर रहे हो, 1 अप्रैल 2023 के बाद वाली पॉलिसी ली हुई, 5 लाख सालाना एक ही पॉलिसी पे। अच्छा, नहीं, टोटल पर पर्सन। यूलिप सेपरेट है। यूलिप में 2.5 लाख का लिमिट पर पर्सन। अगर आपने साल भर में 5 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है तो लाइफ इंश्योरेंस, राइट, कोई भी पॉलिसी, लाइफ मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तो टैक्सेबल नहीं है। तो वो उसका जो रीपेमेंट आएगा आपको वो टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, वो टैक्सेबल पूरा का पूरा। वो अभी वो देख रहा हूँ। नहीं, उसमें अनिल, इन केस ऑफ डेथ नो टैक्सेशन। In normal case, Anil ji, it is taxable. So टर्म इंश्योरेंस में तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ आता नहीं है, और डेथ हो गई तो लगेगा। लेकिन अगर आप एंडोमेंट प्लान लेते हैं, मनी बैक पॉलिसी लेते हैं, जिनमें आपके एक तय समय के बाद वापस पैसा आपके पास आता है, और उसमें आपने मोटी मोटी ली 5 लाख रुपए से ज्यादा की प्रीमियम साल की भर दी, वो तो उसका पुरानी पॉलिसी का कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, चलती रहेगी। नहीं, इंश्योरेंस के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है ग्रैंडफादरिंग। राइट, इसका मतलब क्या होता है कि जिस दिन आपने पॉलिसी ली, उस दिन के जो टैक्सेशन है वो आपकी पॉलिसी पे लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, और टर्म्स एंड कंडीशन वही रहने वाला। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये नए रूल 1 अप्रैल 2023 से आने वाले हैं। इसका मतलब कि आज से लेके 31 मार्च तक कितनी पॉलिसी बिकेगी 5 लाख के ऊपर वाली, कोई नहीं पता। बिल्कुल। हाँ, वो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद में ली हुई पॉलिसी, एक पॉलिसी में यदि 5 लाख से ज्यादा आपने प्रीमियम भरा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। तो अगर अनिल जी इंश्योरेंस कंपनी का स्टॉक नेगेटिव होने के बजाय पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आज से लेके आपके पास पूरा अप्रैल, फरवरी पड़ा, मार्च पड़ा है, ले लीजिए। ये विंडो आपको 60 दिन का विंडो अवेलेबल है। तो अभी तो और ज्यादा पॉलिसी और ज्यादा कह रहे हैं मंत्री जी। मेरा रीडिंग बराबर है, तो मंत्री जी आप महान है। बराबर है, सवाल सही है ना? बिल्कुल सही है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आपने सालाना प्रीमियम भरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, और ये जब मैच्योर होंगी
अगर डेथ हो जाए तब तो कोई बात नहीं, उसका तो क्लेम अलग बात है, लेकिन अगर जब मैच्योर होंगे तो वो सारा का सारा जो पैसा आएगा, अभी वो टैक्स फ्री होता था, अब टैक्स लगेगा। लेकिन ये कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023 के बाद। 1 अप्रैल 2023, आज है 1 फरवरी, मार्च, फरवरी और मार्च 2 महीने हैं। 2 महीने कितना एक मिनट रुकिए, यहीं रुकिए, बसंत माहेश्वरी साहब के पास पहुंचता हूं वहां पर। बसंत माहेश्वरी साहब, अगर ये सही है जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि 1 अप्रैल तक आपके पास वो विंडो है कि आप 5 लाख रुपए से ज्यादा की प्रीमियम देकर भी पॉलिसी खरीद सकते हैं, वो टैक्सेबल नहीं होगी, एज एन अल्ट्रा HNI आई अज्यूम आपको, क्या आप खरीदेंगे सर? नहीं, मुझे तो देखिए इसमें दो चक्कर है। इंश्योरेंस तो मेरे पास है भी नहीं, मैं लेता भी नहीं, बट नॉर्मली अगर मैं स्टॉक वैल्यूएशन लूँ तो एक शेयर जो DCF करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम 5 साल 10 साल आगे का कैश फ्लो लेते हैं। तो आप 4 महीने में कितनी पॉलिसी बेच देंगे, बिकॉज अगले 2-3-4 साल तक वो एक ओवरहैंग रहेगा, तो वो ट्रेड ऑफ देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है और इस पर सेंटिमेंट तो खराब ही रहेगा। 2-3 महीना में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से, बिकॉज हमें अल्टीमेटली हमको देखना है शेयर का दाम कहाँ होगा, तो शेयर के दाम में तो प्रॉब्लम आएगी। बड़ी गिरावट आ रही है। हालांकि मंत्री साहब का पॉइंट ठीक है कि आप 2 महीने में जितनी पॉलिसीज लेना चाहें ले लीजिए, 1 अप्रैल से ये लागू होगा, बट उसके बाद ऑफ कोर्स बड़ा हिट है इनके बिजनेस के लिए। 10% के सर्किट की तरफ HDFC लाइफ जा रहा है, अभी 9.5 नीचे था। वागले साहब, एक बार HDFC लाइफ देखें, सबसे बड़ा इंपैक्ट इसी पर आ रहा है। हालांकि पूरा इंश्योरेंस टैक्स रेट ब्लीड कर रहा है इस समय। अब अगले लेवल्स क्या निकल कर आते हैं? 530 के नीचे आ गया HDFC लाइफ। दीपांशु, ये लेवल पे बेच नहीं सकते क्योंकि रिस्क ये नहीं होगा, मैच नहीं होगा, लेकिन मुझे दिखता है ये 520 का लेवल है जो जाना चाहिए। अभी ऑलरेडी 530 है, और अगर वो होल्ड नहीं किया तो ये 500 तक भी जा सकता है, लेकिन बेचना है तो आपको बाउंस के लिए रुकना होगा 540-550 ये रेंज में। इस बीच मेरे ख्याल से बसंत माहेश्वरी साहब कुछ कहना चाहते थे, हम बीच में आ गए। सर बताएं। अनिल जी, मैं कहता हूँ जब ये नेगेटिव जो सांप निकलते हैं ना, जब अंदर से बजट के पेपर के अंदर से, तो मार्केट एकदम पागल जैसे बिहेव करने लग जाता है। अभी मतलब एट द कॉस्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग, और रिकमेंडेशन हम नहीं देना चाहते। मुझे नहीं लगता है एकदम कभी हाथ डालना चाहिए कि अभी नीचे आ गया हो गया नहीं हुआ, वो 2-3 दिन स्टेबल हुए उसके बाद देखना चाहिए। अभी इंश्योरेंस कंपनियों में मुझे लगता है बहुत ओवरहैंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी जो है उसकी जब हम खरीदते हैं तो हम 5 साल 10 साल 20 साल के व्यू से स्टॉक को वैल्यू करते हैं। तो अगर 5 साल 10 साल का व्यू ही हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, अगले 3 महीने में ऑफकोर्स धमाधम करके पॉलिसियां बिकेगी, लोग भी खरीदेंगे, एजेंट भी बेचेंगे, लेकिन उसके बाद क्या FY24, FY25, FY26, हाँ फिर वो गणित निकलेगा कितना परसेंट ये, कितना परसेंट ऊपर, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कितना इंपैक्ट आएगा। आप ले दे के देखेंगे 2-4% का इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन शेयर बाजार 3% का अर्निंग्स के हिसाब से 25% पहले ही गिर जाता है। ये तो हमारा शेयर बाजार है ना, अब क्या करेंगे। है और बहुत इंटरेस्टिंग बोला कि पढ़ते पढ़ते कहां से बिल में से सांप निकल के आएंगे पता नहीं चलेगा। ये फाइन प्रिंट का कमाल है और वाकई में होता हुआ दिख रहा है। और फाइन प्रिंट पढ़ कर आपको जानकारी दे रहे हैं अरुण गिरी। अरुण, कुछ और निकला है फाइन प्रिंट? नहीं, ये इंश्योरेंस पे यही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है फ्रॉम अ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल कि ये उन्हीं पॉलिसीज पे एप्लीकेबल रहेगा टैक्सेशन इंश्योरेंस के जो 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू हुए हैं, और ये उन पॉलिसीज को बिल्कुल हिट नहीं करेगा जो प्योर लाइफ पॉलिसीज हैं जहां पैसा डेथ के बाद मिलता है। हाँ, बस ठीक है। जो टर्म इंश्योरेंस है 1 अप्रैल 2023 के बाद जो पॉलिसीज इशू हुए हैं उसके उस पे ही एप्लीकेबल रहेगा। जो हमने डिस्कस किया वही है, वही सेम। तो बोलो ना, ओसवाल साहब ने एकदम परफेक्ट बताया। ये बोलो, बताओ ओसवाल साहब, मंत्री साहब आपके दोनों राइट और लेफ्ट में जो बैठे हैं एकदम परफेक्ट विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सर आपको। अच्छा आइए चलते, बधाई देने का समय एक और आदमी को है, एक और आदमी को बधाई देने का समय, आशु मदान साहब। चलिए बजट महासभा में चलते हैं। साफ साफ कहा था 17,950 के आसपास निफ्टी था, 18,000 के ऊपर निकलकर टिकेगा तो अब फ्रेश खरीदारी करूंगा, अभी नहीं करूंगा, और ये कहकर लंच करने चले गए। अब वापस लौट आए। आशु सर, आप पीछे लंच करने गए, मार्केट नीचे आ गया। सर बधाई, पहले तो आपका व्यू बराबर था, अब ये भी बता दीजिए कि कब से शुरू करना है लेना।
अनिल जी देखिए, ये जो यूफोरिया बना था ना, बजट अच्छा है, बजट अच्छा है, बजट अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन मैं भी यही सबको बोला बजट अच्छा है लेकिन स्टॉक बिल्कुल डिफरेंट है। और कुछ कुछ चीज़ें जो फाइनल प्रिंट्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, बाकी के लिए ये रियल एस्टेट वगैरह जो 10 करोड़ वाला गला है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। एनीवेज अनिल जी, मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो शायद बसंत जी ने भी कहा था कि 24 घंटे से 48 घंटे, वो 4 घंटे में अनिल जी वो जो मुझे आपको पता अनिल जी यूफोरिया से बहुत डर लगता है। भाव मतलब ऐसे हो जाते हैं कि मतलब आज के बाद स्टॉक ही नहीं मिलेगा। और ये जो 3-3 दिन के टारगेट जब आ जाते हैं ना कि परसों ही 18,500 और 3 दिन, ये तो अनिल जी मेरे लिए तो शॉर्ट ट्रेड हो जाता है कि बिल्कुल हाथ जोड़ देता हूं मैं। तो वो चीज़ से अनिल जी मतलब डिसिप्लिन है। मुझे 18,000 से ऊपर की लाइफ नहीं लग रही निफ्टी की अनिल जी। अच्छा बजट है, इसमें बजट की कोई डाउट नहीं है। एज ए सैलरीड पर्सन आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा आशीष सर, ये बताएं कि 3 दिन नहीं, कितने दिन में 18,500 आए तो ठीक है? फिर मुश्किल सवाल हो गया ना। आप मुझे फंसाने के लिए मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, पर मैं अनिल जी 18,000 के ऊपर की लाइफ में नहीं हूँ। बहुत आसानी से नहीं आएगी तो बहुत तसल्ली से लेने के मौके भी मिलेंगे। कहीं भागा नहीं जा रहा है बाजार, बट ये है कि एक रेंज में रहेगा। और जो किसी भी वजह से जो कॉर्पोरेट इवेंट की वजह से डेंट आया है, उसका मिटिगेशन ये बजट ने किया है कि कुछ ना करके। अगेन अनिल जी, मेरा क्वेश्चन क्या था, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो गई है कि एलटीसीजी नहीं आएगा, कोई अच्छा नहीं आएगा, बुरा नहीं आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा थोड़ा कोई अनिल जी मतलब एक्सपेक्टेशन मैं लगा लूंगा कि नहीं कुछ बुरा नहीं आएगा तो बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छे के लिए जेन्युइनली बहुत अच्छा आना चाहिए, बट अच्छा बजट है अनिल जी, लेकिन भाव में ऐसी बात नहीं लग रही। रेंज बाउंड मार्केट है, कुछ चीजें अच्छी निकल के आएंगी, बट कोई जल्दबाजी नहीं है अनिल जी। तो आराम से खरीदे, धीरे धीरे खरीदे, कोई हड़बड़ी और कोई जल्दबाजी है नहीं। और बाजार अब एक बार लाल निशान में भी थोड़ा सा दर्शन तो होते हुए दिखे, लाल के आसपास पहुंचे, दिखे थे मुझे ही दिखे। अच्छा, फ्यूचर्स में दिखे, निफ्टी फ्यूचर्स लाल निशान में है, हालांकि ये स्पॉट पे अभी भी हरे निशान में आपको नजर आएगा। तो इसका मतलब ये कि प्रीमियम तेजी से घटी है, क्योंकि 50 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी दिखेगा इस वक्त स्पॉट मार्केट में, और फ्यूचर्स देखेंगे तो आपको दिखेगा लाल निशान में। इसका मतलब क्लियर कट है कि यहाँ पर आपकी प्रीमियम काफ़ी तेजी से घटती हुई दिख रही है, यानी करीबन 50 पॉइंट की प्रीमियम उड़ गई है। जो फाइन प्रिंट हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक अब बाजार उसे रियलाइज कर रहा है, क्योंकि बैंक्स भी ऊपर से आधी गेन्स गिव अप करती हैं बैंक निफ्टी ने। इस समय 1300 पॉइंट ऊपर था, अब सिर्फ 500 पॉइंट आपको बिल्कुल। और इस बीच चलते हैं नई दिल्ली, और वहाँ पर 2 खास मेहमानों से बातचीत कर रही है स्वाति खंडेलवाल, बजाज फाइनेंस के संजीव बजाज साहब हैं, और साथ ही साथ आईटीसी के एमडी संजीव पुरी साहब हैं। और दोनों ही स्टॉक और दोनों ही कंपनियां आज सुर्खियों में भी है, तो आइए जरा सुनते हैं। वी वर सीइंग अ के शेप रिकवरी, और सीआई की ये रिकमेंडेशन थी कि लोअर इनकम सेगमेंट में इनकम टैक्स रेट्स में सपोर्ट दे। वी आर सीइंग दैट वेरी मच अनाउंस ओवर देयर एज वेल। CI had also talked about the need to improve urban infrastructure and to support states with the interest-free loan that has been announced for another year, to support in the development of municipal bonds that has been announced. So काफ़ी बातें हम देख रहे हैं। ओके, काफ़ी बातें मानी गई और इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। सर, एग्री पर बहुत अच्छा फोकस दिया गया और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एग्री सर्विसेज पर सरकार ने यहाँ बात की। कैसे देख रहे हैं आपके हिसाब से, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच में? पहले तो मैं सहमत हूँ जो संजीव ने अभी कहा, ग्रोथ ओरिएंटेड है, प्रूडेंट है, साथ में मैं ऐड करूँगा ये बजट इंक्लूसिव है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स कंसिस्टेंसी विच इज़ वेरी गुड फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड सम ऑफ द थिंग्स दैट आई जस्ट टू कॉल आउट इन एग्रीकल्चर, सर्टनली हर बजट में फोकस रहा है, इसमें भी स्पेसिफिक फोकस जो टेक्नोलॉजी में है एंड एम्पावरिंग एग्री एंटरप्रेन्योर्स और एग्री टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स, आई थिंक वो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। द पब्लिक एग्रीकल्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इट्स रियली गोइंग टू हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर। एंड द सेकेंड एरिया ऑल्सो रिगार्डिंग द क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, वो भी एक यू आस्क्ड अबाउट इट, सो लेट मी ऑल्सो ऐड दैट वाज ऑल्सो पार्ट ऑफ द CII सजेशंस। सो एक बिकॉज जो FPO और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो फाउंडेशन एक बना था, उसको स्केल लाने के लिए क्लस्टर बेस्ड वैल्यू चेन अप्रोच बहुत बढ़िया है। और वो अभी एक कॉटन में हो रही है, और होपफुली ओवर टाइम बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और क्रॉप्स में भी हो सकता है। सेकेंड एरिया आई वांट टू कॉल आउट विच बहुत बढ़िया था कि ये टूरिज्म का फोकस, बिकॉज टूरिज्म की इकोनॉमिक मल्टीप्लायर्स बहुत हैं, इसमें बहुत स्मॉल एंटरप्राइजेस, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल इकोसिस्टम में जुड़ सकते हैं, जो 50 साइट्स आइडेंटिफाई करके एंड रियली प्रमोट देम एंड डेवलप देम, आई थिंक इससे बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होएगी, ट्रिमेंडस इकोनॉमिक मल्टीप्लायर।
है आपके लिए सीआईए की तरफ से बड़ा पैनल, जहां पर आईटीसी के एमडी संजीव पुरी साहब और बजाज फिनसर्व के एमडी संजीव बजाज साहब बात करते हुए दिख रहे हैं।